हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। सो इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इस वीडियो में हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में समझेंगे। इससे पहले के टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो उनकी प्रॉपर वीडियो है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, देखो नाम से ही पता चल रहा है इलेक्शन कमीशन, इट मीन्स कि इलेक्शन से रिगार्डिंग ही कुछ होगा, यानी कि एक ऐसा कमीशन होगा जो इलेक्शन को कंडक्ट कराता होगा, राइट। अभी हम इसको कवर करेंगे। Several efforts have been made in India to ensure free and fair election system and process। बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं इंडिया में कि इलेक्शन सिस्टम को फ्री एंड फेयर बनाया जा सके। अब इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का क्रिएशन क्यों किया गया? टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट इलेक्शंस, इलेक्शंस को सुपरवाइज करने के लिए एज वेल एज इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको पता है कि काफ़ी कंट्रीज़ में क्या है, इलेक्शन ऐसा कोई मतलब इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए ऐसा कोई मैकेनिज़्म है ही नहीं, ठीक है। काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल हमें दिया गया है, आर्टिकल 324 का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या कहा गया है, द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स for and conduct of all election to the parliament and to the legislature of every state and of election to the offices of the president and vice president held under this constitution shall be vested in the commission। कहने का मतलब क्या है, द सुपर इंटेंडेंस। एक्चुअल में देखो सुपर इंटेंडेंस का हिंदी में मतलब क्या होता है, अधीक्षण। डायरेक्शन मतलब निर्देशन, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, ठीक है। तो अब जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या कराता है, यहाँ पर एक्चुअल में इसका क्या बताया गया है, मीनिंग बताया गया है, मतलब इलेक्शन कमीशन का पर्पस बताया गया है, इलेक्शन कमीशन करता क्या है। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, सुपरिंटेंडेंस करता है, डायरेक्शन कंट्रोल करता है, इलेक्टोरल रोल्स की प्रिपरेशन करता है, ठीक है, और इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। अब कहाँ की बात आती है, कहाँ के इलेक्शंस को कंट्रोल करता है, कंडक्ट कराता है, पार्लियामेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। सेकंड, पार्लियामेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है, ठीक है, टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट एंड ऑफ इलेक्शन टू द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराता है अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ दी गई है कि ये सारा काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। ओके, अब देखो आगे देखते हैं। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फॉर द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। हमने इस आर्टिकल 324 के फर्स्ट पार्ट में यही बात, इसमें हमने यही बात पढ़ी थी जो अभी नीचे दी गई है कि आर्टिकल 24 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिपेंडेंट कमीशन के लिए प्रोवाइड कराता है कि वो क्या करे, सुपरिंटेंडेंस करे, डायरेक्शन करे, कंट्रोल करे, इलेक्टोरल रोल को, इलेक्शंस को कंडक्ट कराए इंडिया में। ये जो वर्ड्स है कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। For they give the election commission a decisive role in virtually everything to do with elections, ठीक है, क्योंकि ये तीन वर्ड्स ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, इलेक्शन कमीशन को एक डिसिव रोल देती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल देती है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ एग्रीड विद दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू adjust the election commission of India there is a chief electoral officer in every state, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी होता है हर एक स्टेट में। इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शंस, ठीक है। लोकल बॉडी इलेक्शंस जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, पंचायत हो गई, तो ये जो लोकल लेवल पर जो भी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो इलेक्शन कमीशन इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ओके,
As we shall study in the chapter on the local government, the state election commissioners work independently of the Election Commission of India and each has its own sphere of operation. जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होती हैं तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन आइदर बी अ सिंगल मेंबर और अ मल्टी मेंबर बॉडी. इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है या तो वो सिंगल मेंबर बॉडी होगा या फिर मल्टी मेंबर बॉडी होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है. अब देखो 1989 तक तो क्या था कि इलेक्शन कमीशन वो सिंगल मेंबर. 1989 तक तो इलेक्शन कमीशन में सिंगल मेंबर बॉडी ही थी. लेकिन 1989 के जस्ट बाद क्या हुआ, जनरल इलेक्शंस के बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं उनको अपॉइंट कर लिया गया. अब कितने इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, जिससे ये बॉडी क्या बन गई, मल्टी मेंबर. सून आफ्टर द इलेक्शन कमीशन रिवर्टेड टू इट्स सिंगल मेंबर स्टेटस. लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो कमीशन जो है वो फिर से सिंगल मेंबर बॉडी बन गया. एंड 1993 में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स फिर से अपॉइंट कर लिए गए एंड जो कमीशन है वो मल्टी मेंबर बन गया एंड हैज़ रिमेन मल्टी मेंबर सिंस देन. और उसके बाद से मल्टी मेंबर ही रहा. ठीक है, पहले सिंगल मेंबर, फिर मल्टी मेंबर, फिर सिंगल मेंबर, फिर मल्टी मेंबर, और अब क्या है, मल्टी मेंबर ही है. इनिशियली देयर वर मेनी apprehensions about multi-member commissions. There was a sharp difference of opinion between the chief election commissioner and other commissioners about who had how much power. Okay, तो इसमें क्या कहा गया कि यहाँ पर एक डिफरेंस है. किसके बीच में डिफरेंस है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स. चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के जो कमिश्नर्स हैं उनके बीच में क्या है, डिफरेंस है. और वो डिफरेंस किस चीज़ का डिफरेंस है, पावर का डिफरेंस है. द मैटर हैड टू बी सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, अब जो भी मैटर होगा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सॉल्व किया जाएगा. नाउ देयर इज़ मैटर मतलब यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी डिस्प्यूट्स वगैरह अराइज होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सॉल्व किए जाएंगे. And now there is a general consensus that a multi-member election commission is more appropriate as power is shared and there is greater accountability. अब इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर एक जनरल बात उठकर आती है कि मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन ज़्यादा अच्छा है. अब वो ज़्यादा अच्छा क्यों है, क्योंकि पावर जो है उसमें शेयर की जाती है एंड अकाउंटेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है. और द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको हम CEC भी कहते हैं, ठीक है, प्रिसाइड्स ओवर द इलेक्शन कमीशन बट डज नॉट हैव मोर पावर्स दैन द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स. ठीक है, ये भी इलेक्शन कमीशन की तरह ही होता है, लेकिन इसके पास जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं उससे ज़्यादा पावर्स नहीं होती है. द CEC यानी कि Chief Election Commissioner and the 2 election commissioner have equal powers to take all the decisions relating to election as a collective body. अब CEC और जो 2 election commissioners हैं उनके पास equal powers होती है कोई भी decision वगैरह लेने के लिए regarding elections. They are appointed by the President of India, advice of Council of Ministers. अब इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर इनको अपॉइंट करता है. तो अब क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है वो क्या कर सकती है, पार्शियलिटी कर सकती है टू अपॉइंट पर्सन टू द कमीशन हु माइट फेवर देम इन इलेक्शन. जो उनको इलेक्शंस में फेवर करे वो उसी पर्सन को इलेक्ट करेगी इलेक्शन कमीशन के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकती है, पार्शियलिटी भी हो सकती है. दिस fear has led many to suggest that this procedure should be changed. अब काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि इस प्रोसीजर को चेंज कर देना चाहिए क्योंकि इसमें पार्शियलिटी हो सकती है. Many persons have suggested that a different method should be followed that makes the consultation with the leader of opposition and the Chief Justice of India necessary for the appointment of CEC and election commissioner. तो बहुत सारे persons ने सजेस्ट किया था कि हमें एक डिफरेंट मेथड को यूज़ करना चाहिए ताकि
that makes consultation with the leader of opposition and the chief justice of India necessary for the appointment of CEC, ताकि किसी भी तरीके की जो पार्शियलिटी है वो ना दिखाई दे, इसलिए डिफरेंट मेथड को यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि एक कंसल्टेशन बनाई जा सके लीडर अपोजिशन लीडर के साथ, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो CEC के लिए अपॉइंट करना ज़रूरी हो जाए। The Constitution ensured that security of tenure of CEC and election commissioners। अब जो कमीशन है उसमें CEC और इलेक्शन कमिश्नर्स के जो टेन्योर है उनकी भी सिक्योरिटी होती है, एंड दे आर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। अब वो 6 ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और 65 की एज तक उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है, 65 होती है, 65 की एज तक वो काम कर सकते हैं। The CEC can be removed before the expiry the term by the president if both houses of the parliament make such a recommendation with a special majority। ठीक है, अब जो CEC है, ठीक है, उसको रिमूव भी किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा अगर दोनों हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट के, राज्यसभा और लोकसभा में मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी अगर मिल जाती है तो उसको हटाया भी जा सकता है। This is done to ensure that a ruling party cannot remove a CEC who refuses to favor it in the elections। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो रूलिंग पार्टी है वो जो भी CEC जो भी बनता है उसको, और जो CEC जो बनता है जो उनके लिए फेवर ना करे, जो रूलिंग पार्टी है उसको फेवर ना करे, तो उसको रूलिंग पार्टी रिमूव नहीं कर सकती है। इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। अब यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या क्या काम करता है, इलेक्शन कमीशन का काम क्या क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। अब यहाँ पर हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले क्या करता है, इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज करता है, अप टू डेट वोटर्स की जो लिस्ट होती है उसकी प्रिपरेशन करता है। इट मेक एवरी एफर्ट टू एंश्योर दैट वोटर्स लिस्ट इज़ फ्री ऑफ एरर्स। अब ये सारे अपने एफर्ट्स लगा देता है ताकि जो वोटर्स की लिस्ट बने उनमें कोई भी एरर ना हो, जैसे कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नेम्स ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, मतलब ऐसे वोटर्स को डाल दे जो कि रजिस्टर्ड है ही नहीं, और एग्जिस्टेंस ऑफ नेम्स ऑफ दोज नॉन एलिजिबल और नॉन एग्जिस्टेंट, या फिर ऐसी पर्सन्स की लिस्ट, ऐसे पर्सन्स के नेम उसमें डाल दे जो एलिजिबल ही नहीं है वोट देने के लिए, जो नॉन एग्जिस्टेंट हैं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारे एरर होने से सावधान रहता है इलेक्शन कमीशन। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइम ऑफ इलेक्शन एंड प्रिपेयर्स द इलेक्शन स्केड्यूल। अब ये टाइमिंग भी प्रिपेयर करता है, इलेक्शंस की टाइमिंग भी प्रिपेयर करता है, एंड इलेक्शन स्केड्यूल को भी प्रिपेयर करता है। इलेक्शन स्केड्यूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंक्लूड्स द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। जितनी भी अप टू डेट नोटिफिकेशन होंगी वो सारी होंगी इलेक्शंस के बारे में। डेट फ्रॉम विच नॉमिनेशन कैन बी फिल, जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है जो हर एक कैंडिडेट को फिल करना पड़ता है, जिसमें उसकी सारी डिटेल्स होती हैं, तो उसकी डेट भी जो है इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। लास्ट डेट फॉर फिलिंग नॉमिनेशन, अब लास्ट डेट कौन सी होगी नॉमिनेशन को फिल करने की, लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटिनी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, डेट ऑफ पॉलिंग, डेट ऑफ काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इलेक्शन कमीशन देखता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस द इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू टेक डिसीजंस टू एंश्योर अ फ्री एंड फेयर पोल। इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है ताकि फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा सके। इट कैन पोस्टपोन और कैंसिल द इलेक्शन। अब किसी भी टाइम अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि इलेक्शन फ्रीली और फेयरली कंडक्ट नहीं हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन किसी भी टाइम बोल सकता है कि इलेक्शन कैंसिल हो रहे हैं। In the entire country or specific state or constituency on grounds that the atmosphere is vitiated and therefore a free and fair election may not be
पॉसिबल, जब इलेक्शन कमीशन को लगे कि फ्री और फेयर इलेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है तो इलेक्शन कमीशन या तो पोस्टपोन कर देगा या फिर इलेक्शंस को कैंसिल कर देगा। द कमीशन ऑल्सो इम्प्लीमेंट अ मॉडल ऑफ conduct for parties and candidates. It can order a re-poll in a specific constituency. It can also order a recount of votes when it feels that the counting process has not been fully and fair and just. तो ये सारे काम जो है इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन को अगर लगता है कि काउंटिंग प्रोसेस अच्छे से नहीं हुआ है तो काउंटिंग भी दोबारा की जा सकती है, रीपोल भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलाउड सिंबल टू ईच ऑफ देम। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराता है और सिंबल्स अलॉट्स करता है कि जैसे हर एक पार्टी के अपने अपने सिंबल्स होते हैं, जैसे कि बीजेपी का सिंबल है कमल का फूल, तो इसी तरीके से सिंबल्स भी अलॉट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन हैज़ वेरी लिमिटेड स्टाफ ऑफ इट्स ऑन। इलेक्शन कमीशन के पास बहुत लिमिटेड स्टाफ होता है। एंड इट कंडक्ट द इलेक्शन विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है उसके हेल्प से इलेक्शन कमीशन जो है कंडक्ट कराता है इलेक्शंस को। वंस द इलेक्शन प्रोसेस हैज़ बिगन, जैसे ही इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, द कमीशन हैज़ कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एज फार एज इलेक्शन रिलेटेड वर्क इज़ कंसर्न। जब तक इलेक्शन रिलेटेड वर्क जो है वो चलता रहेगा तब तक जो इलेक्शन कमीशन है उसका पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल रहता है। इलेक्शन के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के आर असाइंड इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी, उनको इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज़ दी जाती हैं। एंड द इलेक्शन कमीशन हैज़ फुल कंट्रोल ओवर देम, ठीक है, और उन लोगों के ऊपर इलेक्शन कमीशन का पूरा कंट्रोल होता है जिनको इलेक्शन कमीशन ने ड्यूटीज़ अपॉइंट की है। एंड द इलेक्शन कमीशन कैन ट्रांसफ़र ऑफिसर्स और स्टॉप देयर ट्रांसफर्स एंड इट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम फॉर फेलिंग टू एक्ट इन अ नॉन पार्टीशन मैनर। जो इलेक्शन कमीशन है वो ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र भी कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक और दूसरे जगह पर, और अगर ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं तो उसको स्टॉप भी कर सकता है एंड एक्शन भी ले सकता है अगेंस्ट देम अगर उनको लग रहा है वो पार्शियलिटी से काम कर रहे हैं तो। Over the years, Election Commission of India has emerged as independent authority which has asserted its powers to ensure fairness to the election process. अब इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करता है ताकि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो फेयरली कंडक्ट किया जा सके। ये इम्पार्शियल मैनर में एक्ट करता है, किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं होने देता है, अनबाइज्ड मैनर में काम करता है। अनबाइज्ड का मतलब होता है कि इम्पार्शियल मैनर से, दोनों का ही सेम मतलब है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस को फेयरली फ्रीली कंडक्ट कराने के लिए जो भी इम्पार्शियलिटी होती है उसको ये होने नहीं देता है। एंड द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑल्सो शोज, जो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड है उसने क्या दिखाया है कि इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की ज़रूरत नहीं होगी। इट इज़ वाइडली एग्रीड दैट इलेक्शन कमीशन इज़ मोर इंडिपेंडेंट एंड असर्टिव नाउ दैन इट वॉज टिल 20 ईयर्स अगो। 20 साल पहले जो इलेक्शन कमीशन था और अब जो इलेक्शन कमीशन है तो उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई है। अब इलेक्शन कमीशन अपना काम और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंटली करता है और फ्रीली और फेयरली तरीके से करता है। दिस इज़ नॉट बिकॉज द पावर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन हैव इंक्रीज, इस वजह से नहीं कि जो इलेक्शन कमीशन की पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, वो इंक्रीज़ हो गई है। द इलेक्शन कमीशन हैज़ स्टार्टेड यूजिंग मोर इफेक्टिवली द पावर्स, जो भी एग्जिस्टिंग पावर्स इलेक्शन कमीशन के पास है उसको इलेक्शन कमीशन ने और भी इफेक्टिवली यूज़ करना शुरू कर दिया है। In the past 55 years, 14 लोकसभा इलेक्शंस have been held. जितने भी पास्ट 55 ईयर्स थे तो उनमें 14 लोकसभा इलेक्शंस हुए एंड मैनी मोर स्टेट असेंबली इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस हैव बीन कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। स्टेट असेंबली इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस ये सारे इलेक्शंस हुए जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही कंडक्ट किए गए।
और इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी डिफ़िकल्टी भी फेस की है कुछ ऐसी सिचुएशंस में, जैसे कि असम में, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में। और डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस की है, जैसे कि पोस्टपोन कर दिया था एक बार इलेक्शंस को, बीच में ही पोस्टपोन कर दिया था 1991 में, जब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, दैट वाज असैसिनेटेड ड्यूरिंग कैंपेनिंग। यानी कि जब कैंपेनिंग चल रही थी तो राजीव गांधी का मर्डर कर दिया गया था, ठीक है। तब भी इलेक्शंस को बीच में ही रोकना पड़ा था। एंड इन 2002 द इलेक्शन कमीशन फेस्ड another critical situation when the Gujarat Assembly was dissolved and election had to be conducted। अब 2002 में भी इलेक्शन कमीशन ने एक दूसरे सिचुएशन को फेस किया जब गुजरात असेंबली डिसॉल्व हो गई थी एंड इलेक्शंस कंडक्ट करने पड़े थे। डिसॉल्व होने का मतलब है कि गुजरात की जो असेंबली है उसको रिमूव कर दिया गया था। बट द इलेक्शन कमीशन फाउंड दैट unprecedented violence in that state had made it possible to hold free and fair elections immediately। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये देखा है कि ये जितना भी वायलेंस क्रिएट हुआ है उस स्टेट में, तो इसने एक फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए हैं। The election commission decided to postpone elections to the assembly by a few months and the Supreme Court upheld this decision of the election commission। इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया था कि वो इलेक्शंस को पोस्टपोन करेंगे स्टेट असेंबली के लिए कुछ मंथ्स के लिए, और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस डिसीजन को माना इलेक्शन कमीशन के। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।